हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास दो डिवाइस है, जो दोनों डिवाइस डेड कंडीशन पे है। ठीक है, आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा। तो ये पहला डिवाइस है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, इसका डायोड मोड पे बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे, इसका वैल्यू क्या है, जीआर इसका ठीक है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वही है। ठीक है, उसके बाद जो है आई स्कैनिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप, दोनों मॉडल मेरे पास दोनों सेम कंडीशन में आया हुआ है, और दोनों का यही है कि डीसी रीडिंग एक जैसा है। ठीक है, तो अभी मैं अभी डीसी का रीडिंग भी लूँगा, और उसको में कैसा है, डीसी रीडिंग से अपने को एक नॉलेज मिल जाता है कि इसमें फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो अपने को अभी डीसी का रीडिंग लेना है। डीसी लेफ्ट साइड में ऑन में है। अभी आपको मैं बताता हूँ, डीसी में कनेक्ट करेंगे और उसका डीसी का रीडिंग चेक करेंगे। क्योंकि ये जब मैं चार्जिंग पोर्ट पे लगाया था, 0.7 चार्जिंग पोर्ट पे ले रहा था। अब ये ट्रिगर करेंगे तो देखो वन डायरेक्ट 171 डीसी रीडिंग पे स्टक है। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसमें अपने को क्या समझ में आता है, क्या कि इसमें सीपीयू ड्राई सॉल्ट हो चुका है, सीपीयू का फॉल्ट है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट सीपीयू पे इस पे काम करेंगे। और ये दो डिवाइस एक ही जैसा है। ठीक है, अभी आप तो देख लिए, ये फर्स्ट मदरबोर्ड है जिसमें अपने को काम करना है। ठीक है, डीसी का रीडिंग तो देखिए 171 एम्पेयर पे स्टक है। ठीक है, तो अभी अपन बोर्ड पैनल से निकालेंगे और इस पे काम करेंगे। और इसमें सबसे पहले आई स्कैनिंग करना जरूरी था, क्योंकि हर मॉडल पे आई स्कैनिंग करना जरूरी है। क्योंकि जो स्ट्रक होता है वो डायरेक्ट सीपीयू से भी नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके। शायद कभी वोल्टेज भी नहीं मिलता हो, तो मतलब डिफरेंट तरीके से होता है। बाकी ये बोर्ड फ्रेश है, इसमें कोई काम किया नहीं है। ये सील्ड के नीचे ही सीपीयू है। तो सीपीयू को उठाएंगे, और इसमें जो सील्ड है, ये सील्ड को ब्लोअर की मदद से सबसे पहले ओपन करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है एकदम पतला बोर्ड है, और सील्ड को कटर से अपन निकालने जाएंगे तो पूरा नीचे का ट्रैक इसका डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से मैंने हीटिंग करके ही निकाला हूँ। तो हीटिंग करने का भी ट्रिक मैंने यहाँ पर रखा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 350 का हीटिंग है, एयर जो है 100 में है, और चारों बाजू घुमाना है। तो अपना सील्ड एक एक साइड से हल्का हल्का सा उठाना है। जैसे ही उठाओगे तो थोड़ा सा उठेगा, फिर दूसरे साइड में उठाना है, चारों बाजू में हल्का हल्का सा। आप जैसे ही उठाने की कोशिश करोगे ना, तो ये अपना जो लीड है छोड़ेगा, एकदम हल्का हल्का सा, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो नीचे का प्रिंट अपना डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हीटिंग का टेम्परेचर और एयर अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लोअर को सिर्फ घुमाते रहना है, क्योंकि एयर इसमें ज़्यादा है। ठीक, तो अपना देखो सील्ड एकदम आराम से उठ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेश बोर्ड है, इस वजह से टेंशन नहीं होता। और ये जो ब्लैक पेस्ट है साइड का जब ग्लू अपन कट करते हैं, जो ये ब्लैक पेस्ट कट करते हैं ना, उसी टाइम पता चल जाता है कि अंदर का पेस्ट कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, ये जो पेस्ट जब अपन कट करते हैं साइड का, तो साइड के पेस्ट से एक आइडिया हो जाता है
कि अंदर का ग्लू कितना टाइट होगा, क्योंकि ये वीवो का मॉडल है। वीवो के मॉडल में ये ब्लैक पेस्ट जो है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, बहुत से भाई काम करते होंगे, उनको पता होगा। फिर भी अभी का जो एयर मैंने रखा हूँ, हीटिंग रखा हूँ 330, और एयर को रखा हूँ 60, तो इसी में आराम से उड़ जाता है, दिक्कत कुछ नहीं होती है। बाकी क्या है, इसका जो पेस्ट होता है थोड़ा हार्ड होता है, ये बाजू में थोड़ी सी ऐसी हिल भी जाती है, तो उसको वापस से ऑन द स्पॉट गरम गरम में ही इसको बिठा देना चाहिए सही से। थोड़ा सा आप पेस्ट लगाओगे ना, तो ये अपनी जगह पे फिर से बैठ जाएगा। तो अभी पूरा बोर्ड क्लीन करेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने इसमें रखा हूँ, सीपीयू क्लीन करने का, ब्लैक पेस्ट से निकालने का, ब्लैक पेस्ट कैसा क्लीन करना चाहिए, और सेफ किस तरीके से होता है। इसमें क्या है, एक दो बॉल भी डैमेज होता ही है, क्योंकि इसका जो गम होता है ना, ब्लैक पेस्ट बहुत हार्ड होता है। वीवो और ओप्पो में अक्सर आप देखे होंगे, इसका ब्लैक पेस्ट बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस का काम है, हैंड स्किल का काम है। जैसा जितना आप काम करोगे उतना आपका हैंड स्किल अच्छा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसा है, एमआई का जो बोर्ड होता है, रेडमी का, वो बोर्ड में ब्लैक पेस्ट होता है। उस बोर्ड में कैसा है, ब्लैक पेस्ट से जो अपन हल्का भी हीटिंग रखेंगे, मतलब जैसा 330, और एयर भी कम रखेंगे तो चल जाता है, वो बोर्ड में पेस्ट उतना हार्ड नहीं रहता है। बाकी ये जो वीवो ओप्पो का जो ब्लैक पेस्ट है, कंपनी वाला ही लगाने के टाइम पे बहुत हार्ड लगाता है। मैंने भी बहुत सारे फ़ोन देखा हूँ, बहुत सारे मॉडल में, जैसे ओप्पो वीवो का होता है उसमें हार्ड ही होता है। फिर भी देखो इसमें दो ट्रैक सेफली निकालने के बाद भी दो ट्रैक डैमेज हुआ है, तो इसको भी रिपेयर करेंगे। इसका रिपेयर करने का भी ट्रिक मैंने मेंशन किया हूँ। इसमें वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है और दो डिवाइस है, दोनों फ़ोन का एक ही वीडियो में मैंने मेंशन किया हूँ, क्योंकि दोनों भी सेम मॉडल है। ठीक है, इत्तेफाक से दोनों मॉडल एक ही साथ आया, तो मैं बोला एक ही साथ ही इसको बनाएंगे, तो इसका वीडियो भी बनाया, और एक ही साथ में इसको सेम सेम प्रोसेस में मैंने इसको अप्लाई करके, मतलब इसको बनाया हूँ। ठीक है, तो क्या है, इसमें ये पेस्ट जो है थोड़ा सा उसमें अब रिवॉल्व करते हैं ना, तो रिवॉल्व करने वाला जो पेस्ट आता है, पीपीडी पेस्ट, वो पेस्ट को थोड़ा सा लेना है। और देखो इसमें मैंने दोनों ट्रैक को बना दिया। ये रेडीमेड मिलता है, ठीक है, वो रेडीमेड वाला ज़्यादा कुछ नहीं, 500 रुपये का कुछ आता है, अभी तो 500 का ही मिलता है। तो वो जो चीज़ वो होता है ना, पैड के हिसाब से, जैसा अपना बॉल है अंदर का, तो बॉल के साइज़ का भी मिलता है, उससे बड़ा भी होता है, मिक्स टाइप में होता है वो। और वो कैसा है, बहुत अच्छे से इसमें जो जिलेबी बनाते हैं अपन, उसमें कभी कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो उससे अच्छा ये भी है, रेडीमेड है, अच्छा रहता है, ट्रैक के हिसाब के जैसा ही होता है, जितना साइज़ का चाहिए उतने साइज़ का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपना सीपीयू एकदम क्लीन हो गया है, तो रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद फिर मैं बताता हूँ इसका रिवॉल्विंग, वन टाइम ही करना चाहिए, घड़ी घड़ी अब इसको ज़्यादा हीट करके सीपीयू को डैमेज नहीं होना चाहिए। उस वजह से इसका जब रिवॉल्विंग करने का जो हीटिंग है, वो भी 330 है, और एयर इसका 50 है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग भी अपना अच्छे से हो जाता है, सेफ है, सेफ में काम करो, ज़्यादातर साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है। रिवॉल्विंग अपना अच्छा हो गया है, फिर रिवॉल्विंग करने के बाद फिर थोड़ा सा एक हल्का सा पेस्ट डाल के वो रिवॉल्विंग को अच्छे से बिठा देना चाहिए। अब इसमें अच्छे एक पेस्ट लगा के चारों बाजू से फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का तरीका मेरा एकदम अलग है, कि ऊपर से मैं डायरेक्ट हीटिंग पहला देता हूँ स्टेट में, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट में
साइड से लगाता हूँ, फिर जाके वो जो अपना सीपीयू है अपनी जगह पे बढ़ जाता है। तभी ये पहला डिवाइस है, ऑन कंडीशन में है, ठीक है। तो अपना ये जो सबसे फर्स्ट डिवाइस जो है, इजीली सीपीयू से ही फॉल्ट था इसका, क्योंकि इसका जो वोल्टेज सब चेक करना पड़ता है, क्योंकि इतना तो पता था क्या, कस्टमर ने पहले ही अपने को बता दिया। अब ये सेकंड डिवाइस है, और मैंने सब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही रखा हूँ, स्लो में बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है ना। तो ये सेकंड है, इसका भी सेम प्रोसेस था जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखे थे। इसका फर्स्ट जो डिवाइस अपन ने बनाए थे उसमें भी स्टक था, और इसमें भी स्टक ही था, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट मैं सीपीयू के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसमें भी सीपीयू उठाने का तरीका वही है, 330 हीटिंग है और 50 एयर है। इसमें भी यही है, इसी हिली, थोड़ा शेक हुआ तो उसमें भी पेस्ट डाल के इसको भी सही करके। इसमें क्या है, जो वो बोर्ड में जो पैड जो डैमेज हुआ था दो, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जो बोर्ड में मैंने काम किया तो उसका एक्सपीरियंस मिला कि ये इतने हीटिंग में और इतने टाइमिंग पे बाहर आएगा, तो उसी तरीके से ध्यान पे रख के फिर इसको भी उठाया, तो इसमें भी कोई पैड अपना डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका नीट एंड क्लीन यही हैंड स्किल होता है। जब आप एक फ़ोन में काम करोगे तो दूसरे फ़ोन में भी काम करने के टाइम पे ईजी हो जाता है। तो यही चीज़ है इसमें। सीपीयू ब्लैक पेस्ट जो है वीवो का, ओप्पो का, तो ये जो ब्लैक पेस्ट रहता है बहुत हार्ड होता है, तो इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर सीपीयू डैमेज होता है, तो डैमेज ना हो उसका जो ट्रिक है वही मेथड मैंने आप लोग के पास रखा हूँ। ज़्यादातर मैं सीपीयू का, रिबॉलिंग का और ब्लैक पेस्ट का ज़्यादातर वीडियो मेंशन नहीं करता हूँ। यही होता है कि सीपीयू का जो वर्क होता है बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसको वीडियो में मेंशन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। और उसमें कैसा है, बहुत से भाई देखते हैं, बहुत से भाई नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि नए जो व्यूअर्स है, जो नए लोग हैं, तो उनको ये ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी सोल्डर वायर से भी आयरन का हीटिंग ज़्यादा ही रखना चाहिए, 400 का हीटिंग रहता है मेरा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से मैं उस तरीके से काम करता हूँ। फिर जो थोड़ा बहुत बचा रहता है ना कम, जो ब्लैक पेस्ट रहता है, तो तार का जो ब्रश आता है उसकी मदद से भी क्लीन करता हूँ मैं, तो और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसमें अपना सीपीयू और उसके नीचे का पैड जो भी है डैमेज नहीं हुआ है, और इसको जब क्लीन करने के टाइम पे वो थोड़ा बहुत क्रैश होता है, चलता है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। अभी अपने को सीपीयू भी क्लीन करना है, देखो सीपीयू क्लीन करने का प्रोसेस देखो, सेम टू सेम है जैसा बोर्ड में है। बाकी बोर्ड से सीपीयू में जब क्लीन करते हैं तो थोड़ा इजी होता है, बोर्ड में कैसा डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें आराम से हैंड स्किल आपका अच्छा है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। थोड़ा ये पेस्ट ही होता है इतना टाइट, एकदम कड़क होता है, तो इस वजह से इसको आराम से ही करना चाहिए, ज़्यादा घाईबाजी नहीं करना चाहिए। अब ये तो वीडियो स्पीड में है करके आपको स्पीड दिख रहा है, बाकी ये बहुत स्लो से ही करता हूँ मैं। अभी देखो ये तार ब्रश है, थिनर डालना है, और ये थिनर डालने के बाद जो बोर्ड क्लीन करते हैं ना, वही थिनर से अपने को ब्रश जो है घुमाते रहना है, तो इसमें जितना भी ब्लैक पेस्ट है जो बचा कुछ है वो भी निकल जाएगा। फिर थोड़ा बहुत जो रहेगा उससे जो है, जो ब्लेड से, अच्छे ब्लेड से, नए ब्लेड से हल्का हल्का सा स्क्रैच करोगे तो वो भी निकल जाएगा, बस वो। बाकी ब्लेड यूज़ करने के टाइम पे संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि स्क्रैचेज जल्दी पड़ जाता है। अगर सीपीयू में स्क्रैचेज हो गया तो फिर उसको भी बनाना एक अलग कला है, उसको भी बना सकते हैं, ऐसा ही नहीं। बाकी उतना भी दबा के नहीं करना है, ताकत नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी इसमें 99% तो अपना जो तार ब्रश है
उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं ब्लेड घुमा रहा हूँ, जहाँ थोड़ा थोड़ा बचा रहता है वहाँ ब्लेड घुमाता हूँ मैं। अभी रिबॉलिंग इससे पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, रिबॉलिंग कैसे होती है, तो वैसे ही ये भी सेम प्रोसेस है। पेस्ट को थोड़ा सुखा देना है, पोज मतलब एक कपड़ा, अच्छा वाला कपड़े से, कॉटन का कपड़ा तो मिलता ही है, तो कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा पेस्ट जैसे निकालते हो तो उसमें थोड़ा दबा दोगे तो जो गीला रहता है वो सूख जाएगा, ठीक है। तो उसको उसके बाद उसको अप्लाई करना है, और ये पोंछने के टाइम, अप्लाई करने के बाद भी पोंछने के टाइम पे अच्छा कपड़ा लेकर ही पोंछना है, ठीक है। और जो टूजर जो पकड़ते हैं साइड में, वो टूजर को भी अच्छे से साफ रखना है। तो देखो अपना सीपीयू एकदम अच्छे से रिवॉल्व हो गया है, हर एक बॉल परफेक्टली रिवॉल्व होता है। ये परफेक्टली रिवॉल्व होने का कारण यही है कि नीचे जो सीपीयू के नीचे जो टिश्यू पेपर रखते हैं ना, वो हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, ठीक है। एक दो बार यूज़ करें तो उसको हटा देना चाहिए, फिर वापस से उसको नया रखो, जैसा पंचिंग जैसा हो। ये जब आईसी रखते हैं उसके ऊपर जब स्टेंसिल रखते हैं तो थोड़ा सा दबे, तो पेस्ट लगाने के टाइम पे पीपीडी पेस्ट, ठीक है, तो पीपीडी पेस्ट लगाने के टाइम पे क्या होता है, वो अपनी जगह पे एकदम हर एक बॉल पे परफेक्टली एक ही इक्वल के जैसा अप्लाई होता है। तो वो एक एक ट्रिक है, मैं हर वीडियो में अपना एक एक ट्रिक दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे काम किया जाता है। तो वो ट्रिक को आप यूज़ करोगे ना, तो आपका काम हमेशा सक्सेस ही होगा, फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अपन सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो रिबॉलिंग का जो ट्रिक होता है, मैं हर बार एक ही टाइम पे, कोई भी ऐसी हो उसको रिवॉल्व करना है तो एक ही टाइम पे करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रिवॉल्व ना के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो ट्रिक है बहुत सिंपल होता है, बाकी उसको अप्लाई करते रहोगे जब तक हैंड स्किल आपका सही नहीं होगा, जब तक रिबॉलिंग आपका ठीक ठाक से होगा नहीं, छोटा बड़ा बॉल हो जाएगा। तो अब मेरा दूसरा डिवाइस है, ये भी एकदम सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, ठीक है। तो दो फ़ोन, जो दो मदरबोर्ड है, दोनों मदरबोर्ड का सेम कंप्लेंट था, और दोनों मदरबोर्ड अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों का वीडियो एक ही साथ ऑन करने का डाला हूँ। उस वो लास्ट वीडियो में भी देखना, उसका वॉलपेपर अलग है, उसका पासवर्ड मुझे पता नहीं, इसका पासवर्ड पता था। फिर कस्टमर का ये भी बोलना था कि इसमें ये डेड होने से पहले रिंगटोन नहीं काम कर रहा था, ठीक है।